आज से लगभग 24 साल पहले 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में दिन दहाड़े एक सांसद को उनके घर के सामने गोली मार दी जाती है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना। ये सांसद थी चंबल की जाने मानी डकैत फूलन देवी। फूलन देवी की हत्या के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? तो दिन था 25 जुलाई 2001 और पार्लियामेंट में लंच ब्रेक हो चुका था। 1:20 पर यह गाड़ी जो पार्लियामेंट से बाहर निकल रही है, इसमें बैठे हुए हैं 4 लोग। पीछे वाली सीट पर बैठी हुई है फूलन देवी और उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बलविंदर सिंह, और आगे वाली सीट पर मौजूद है रघुराज सिंह चाक्या और उनका ड्राइवर जो इस वक्त फूलन देवी को उनके घर तक लिफ्ट दे रहा है। गाड़ी आगे बढ़ते हुए पटेल चौक तक पहुंचती है, फिर वहां से अशोक रोड जाती है और 44 अशोक रोड के सामने यानी कि फूलन देवी के इस घर के सामने फूलन देवी और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को ड्रॉप करके सांसद आर एस शाक्या और उनके ड्राइवर चले जाते हैं। जब फूलन देवी को उनके घर के सामने ड्रॉप किया गया तो उसी वक्त यहाँ दूसरी तरफ एक ग्रीन मारुति 800 खड़ी थी जिसमें मंकी कैप लगाए 3 शूटर्स मौजूद थे। फूलन देवी और उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही अपने घर के अंदर जाने लगते हैं वैसे ही इन 3 शूटर्स ने फूलन देवी के पास जाकर फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड बलविंदर सिंह को पेट में एक गोली लगती है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। इस फायरिंग के दौरान फूलन देवी को टोटल 5 गोलियां मारी गई, जिसमें से एक गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीधा उनके माथे के बीचों बीच मारी गई। और कुछ इस तरीके से बैंडेड क्वीन या यूं कह लो कि चंबल की जानी मानी डकैत की मौत हो जाती है। फूलन देवी से आखिर किस बात का बदला लिया जा रहा था जो उन्हें उन्हीं के घर के सामने 5 गोलियां मार दी गई? मंकी कैप लगाए हुए ये तीनों शूटर्स कौन थे? इन्हें किसने भेजा था? और इस पूरे फूलन देवी हत्याकांड की एग्जैक्ट प्लानिंग कैसे की गई थी? The Robin Hood of Chambal, Phulan Devi, known for her brand of biblical justice. फूलन जब खुद अपने गैंग की सरदार बनी तो उसने बेहमई गांव के 22 ठाकुरों को मारकर खुद के साथ जुल्म का बदला लिया। However, her story of becoming the bandit queen is rarely ever discussed. आखिर कौन थी फूलन देवी? 10 अगस्त 1963 उत्तर प्रदेश के जलाउं डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव था, गोहरा का पूर्वा। इसी गांव में देवी दिन मल्ला और उनकी पत्नी मूला देवी रहते थे। देवी दिन कभी खेतों में मजदूरी करते थे और कभी नदी के पास छोटा मोटा काम कर लेते थे। बेसिकली इनके घर की जिंदगी रोज की कमाई पर चलती थी। और इसी घर में एक दिन एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है फूलन मल्ला। फूलन देवी मल्ला कम्युनिटी की थी जिसे उस जमाने में लोअर कास्ट माना जाता था। बहुत छोटी सी उम्र में ही फूलन अपने हक के लिए लोगों से भिड़ जाया करती थी। अब क्योंकि फूलन एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी तो फूलन के चाचा ने उनकी जमीन हड़पनी चाहिए, तो सिर्फ 10 साल की फूलन अकेले ही उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई। बेसिकली होता यह है कि एक दिन फूलन की माँ ने उसे बताया कि उसके चाचा और उनका जो बेटा है मयादीन ने फर्जी कागज बनाकर उनकी जमीन छीन ली है। अब ये सुनते ही फूलन सीधा उस खेत में जाकर बैठ गई और हटने से मना कर दिया। अब मयादीन जो उस वक्त 20 साल के आसपास का था वो फूलन को भगाने आया, लेकिन फूलन वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी और गुस्से में आकर मयादीन ने फूलन के सिर पर एक ईंट मार दी। घर वालों को लगा कि कहीं फूलन कोई और लड़ाई ना कर ले, तो इसलिए सिर्फ 11 साल की उम्र में ही फूलन की शादी एक 45 साल के आदमी पुत्तीलाल से करवा दी जाती है। सिर्फ 100 रुपए, एक गाय और एक साइकिल के बदले में उस छोटी सी फूलन को उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ भेज दिया गया। पुत्तीलाल फूलन के घर वालों को दहेज देकर फूलन के साथ इस तरह का व्यवहार करता था जैसे वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि बाजार से खरीदी हुई कोई चीज है। वो 11 साल की फूलन का जबरदस्ती यौन शोषण करता और बात पे बात उसे बुरी तरह मारता पीटता था। दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल पति की इस तरह की जातियों की वजह से फूलन की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी और फिर एक दिन परेशान होकर उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया और भागकर अपने पेरेंट्स के पास आ गई। अब बेटी का ससुराल छोड़कर मायके में रहना कुछ दिनों बाद ही सबको खटकने लगा। गांव में बदनामी होने लगी और माँ ने तो गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि वो उनके घर का कलंक है और उसे किसी कुएं में जाकर डूब जाना चाहिए। अब इतना ही कम नहीं था कि जमीन की वजह से फूलन की एक बार फिर से उनके चचेरे भाई से लड़ाई हो गई। जो फूलन पहले अपने चचेरे भाई की मार से बेहोश हो गई थी, उसने इस बार लड़ाई में एक पत्थर से उसी का सर फोड़ दिया और इसी वजह से फूलन देवी को 1979 में 1 महीने के लिए जेल में रहना भी पड़ता है, जहां पुलिस ने भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अब जेल से छूटने के बाद उन्हें मजबूरन वापस अपने पति के घर लौटना पड़ा। उन्हें वहां जाकर पता लगता है कि उनका पति पुत्तीलाल किसी दूसरी लड़की से शादी कर चुका है। फूलन के वहां पहुंचने पर पुत्तीलाल और उसकी दूसरी पत्नी ने उनकी खूब बेइज्जती की और उसे खूब मारा पीटा। इस टाइम पर फूलन को समझ आ गया कि अब यहाँ उनका गुजारा नहीं हो सकता और वो थक हार कर फिर से वापस अपने मायके चली आती है। अब एक रात जब फूलन अपने गांव गुरहा का पूर्वा में सो रही थी, तब अचानक से एक डकैती गैंग ने गांव पर अटैक कर दिया। ये जो बंदा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है इनका लीडर बाबू गुजर, और ये जो बाबू गुजर के साइड में खड़ा है ये है विक्रम मल्ला, जो इस गैंग का सेकंड इन कमांड है। अब ये लोग आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं।
अब यहाँ बेसिकली 3 अलग अलग केस सिनेरियोज हैं और अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज अलग अलग बात बोलते हैं कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि फूलन देवी को जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए उसने अपने आप को डाकुओं के हवाले कर दिया। और कुछ कहते हैं कि फूलन खुद अपनी पुरानी जिंदगी से थक चुकी थी और अपनी मर्जी से ही डकैतों के साथ चली गई। सच क्या था ये आज भी एक राज ही है। और एक बात और जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए वो ये है कि बाबू गुजर की गैंग भी 2 अलग अलग कास्टों से मिलकर बनी हुई थी। एक तरफ थे ठाकुर जो अपर कास्ट के थे और दूसरी तरफ थे मल्ला जो लोअर कास्ट के थे। और खुद बाबू गुजर भी एक ठाकुर ही था। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग जाते ही आगे चल के इस पूरी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। खैर, बाबू गुजर की नजर भी फूलन पर थी और उसने अगले 72 घंटों तक फूलन को फिजिकली अब्यूज किया। लेकिन तीसरे दिन की शाम को स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। विक्रम मल्ला जो इस गैंग का सेकंड इन कमांड था वो फूलन को पहले से ही पसंद करता था। जब उसने देखा कि फूलन के साथ इतनी भयानक चीजें हो रही हैं तो उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले तो उसने बाबू गुजर को फूलन के साथ ऐसा व्यवहार करने से रोकना चाहा, पर जब वो नहीं माना तो उसने बाबू गुजर को वहीं गोली मार दी। अब बाबू गुजर के मर्डर की खबर पूरे आसपास के गांव कस्बों में आग की तरह तेजी से फैल जाती है। साथ ही ये भी सबको पता चल जाता है कि विक्रम मल्ला जो फूलन की ही जाति का है उसने अपर कास्ट के लीडर को मार दिया है और ना सिर्फ ये बल्कि वो पूरी गैंग का लीडर भी बन चुका है। अब ये बात सिर्फ एक पावर शिफ्ट नहीं था बल्कि एक सिंबल बन गया था अपर कास्ट के खिलाफ खुली बगावत का। फूलन अब विक्रम मल्ला के साथ रहने लगती है। आखिर मल्ला ने ही तो बाबू गुजर से उसकी जान बचाई थी। अब धीरे धीरे फूलन को भी विक्रम से प्यार हो गया और दोनों का रिश्ता चंबल के गांव कस्बों में मशहूर हो गया। अब इस दौरान विक्रम फूलन को सब कुछ सिखाता है, बंदूक चलाने से लेकर जिंदा रहने के तरीके और जंगलों के सारे रूल्स। और इसी के साथ उसने फूलन देवी के लंबे बाल कटवा दिए और उसके लिए एक ट्रांजिस्टर रेडियो और एक कैसेट रिकॉर्डर भी खरीदा क्योंकि फूलन को गाने सुनने का बहुत शौक था। विक्रम ने ही उसे पहली बार बंदूक दी और फूलन कुछ ही दिनों में एक जबरदस्त शूटर बन गई। और विक्रम ने ही फूलन को एक बार कहा था कि अगर मारना ही है तो 20 को मारना। एक को मारोगी तो लोग तुझे हत्यारन कहेंगे और फांसी पर चढ़ा देंगे, लेकिन अगर 20 को मारोगी तो नाम होगा और कहानी बनेगी। ये बात फूलन के दिमाग में साफ बैठ चुकी थी और यहीं से फूलन को सब कुछ साफ दिखने लगा था। अब विक्रम की वजह से गैंग में फूलन का भी काफी रुतबा बढ़ गया था। अगले 1 साल तक विक्रम और फूलन ने अपनी गैंग को लेकर चंबल नदी के इन बीहड़ों में डाका डालना शुरू कर दिया। विक्रम और फूलन की गैंग ज्यादातर अपर कास्ट के अमीर लोगों को लूटती थी। दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई अमीर घरों पर हमला किया और वहां लूटपाट करके खूब पैसा बनाया। पुलिस को चकमा देने के लिए विक्रम मल्ला का गैंग देवरिया, कानपुर और आरोई जैसे इलाकों में लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहा। फूलन अमीर लोगों को लूटती और उसी पैसे से गरीब लोगों की हेल्प करती थी। इससे फूलन का नाम निचले तबके के लोगों में बहुत पॉपुलर होने लगा और कुछ लोगों ने तो उन्हें 10 यू सुंदरी का नाम भी दे दिया। अब इसके बाद फूलन देवी अपने पति से बदला लेने के मकसद से उसके गांव पर दिन दहाड़े अटैक कर देती है और सबके सामने उसे चाकू मार मार कर अधमरा करके उसकी बुरी हालत करने के बाद फूलन देवी ने बीच गांव में धमकी देते हुए कहा कि आज से कोई भी बूढ़ा आदमी छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं करेगा और अगर किसी ने ऐसा करने की जरूरत की तो उसका भी यही हाल होगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी बल्कि एक वार्निंग थी उन सब के लिए जो छोटी बच्चियों से शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद करते थे। यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि इस पूरी गैंग में जो ठाकुर थे उनको ऑब्वियसली अब विक्रम से दिक्कत हो रही थी। इसी बीच 1980 आ चुका था। विक्रम मल्ला के लीडरशिप में ये गैंग अपना नाम करता जा रहा था और फूलन देवी के लिए भी उसके हालात पटरी पर आ चुके थे। और इसी बीच पुरानी गैंग यानी कि बाबू गुजर की गैंग के 2 पुराने डाकू श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जेल से बाहर आ जाते। अब ये दोनों ही ठाकुर थे यानी कि अपर कास्ट के थे और दोनों ही जेल जाने से पहले बाबू गुजर की इसी गैंग के साथ काम किया करते थे। और जेल से निकलते ही इन्हें 2 बातों से प्रॉब्लम हो गई। पहली बात यह कि विक्रम मल्ला ने बाबू गुजर को मार दिया है और अब खुद गैंग का लीडर बन चुका है। और दूसरी जो इनके लिए और भी बड़ी बात थी वो ये कि विक्रम एक लोअर कास्ट का आदमी था। अब ये बात दोनों भाइयों को हजम नहीं होती क्योंकि उनके लिए कास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ऐसे में उन्होंने कास्ट के नाम पर गैंग में फूट डालनी शुरू कर दी और सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले सभी लोगों को अपनी तरफ कर लिया। और विक्रम की ही गैंग के कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए यानी कि ठाकुर श्री राम सिंह और लाला राम सिंह के साथ जाकर मिल गए। इसके बाद श्री राम सिंह ने और लाला राम सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर विक्रम मल्ला की हत्या कर दी। विक्रम की मौत के बाद फूलन देवी एकदम अकेली पड़ गई और इसी बात का फायदा उठाकर श्री राम सिंह ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। श्री राम सिंह और उसके आदमी फूलन को उठाकर पास ही के दूसरे गांव बहमई ले जाते हैं। अब यहाँ उन्हें एक बंद कमरे में रखा जाता है जहां पर दिन रात फूलन की आबरू को लूटा गया। उनकी इज्जत लूटने वाला सिर्फ एक अकेला श्री राम सिंह नहीं था बल्कि बारी बारी से सब गुंडों ने फूलन के साथ जाति की और कई बार उनका सामूहिक यौन शोषण भी किया गया। फूलन के साथ ये अत्याचार करीब 3 हफ्तों तक चलता रहा। कई बार इन दरिंदों ने उन्हें पूरे गांव वालों के सामने बिना कपड़ों के कुएं से पानी लाने के लिए भी मजबूर किया। खूब रोने लगी तो उसने डांटा कि रोती क्यों है। ये जो मैंने बताया अभी
50% है, 100% देखना चाहती है? ये देख, पुराना से ब्लाउज खोला, दिखाया, छाती में गड्ढे हुए थे जो मांस नोचा था ठाकुर ने और रेप करते हुए, लिटरली ऐसे मांस नोचा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि फूलन उस समय किस सिचुएशन से गुजर रही होगी। उसी शाम उस कमरे से कुछ ही दूर पर फूलन की गैंग का एक आदमी संतोष पंडित श्री राम और लाला राम के बीहड़ दाने का इंतजार कर रहा था। उन लोगों के निकलते ही संतोष पंडित चुपचाप इस कमरे में घुसता है और एक बैलगाड़ी के पीछे फूलन को बिठाकर वहां से ले जाता है। संतोष पंडित फूलन को विक्रम मल्ला के एक पुराने साथी मान सिंह के पास ले गया। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि फूलन को वहां से भगाने वाला असल में मान सिंह ही था, लेकिन इस बात की कंफर्म डिटेल नहीं है। शुरू में फूलन ने एक मुस्लिम डकैत बाबा मुस्तकीम की गैंग ज्वाइन की, लेकिन फूलन को सिर्फ डकैत नहीं बनना था बल्कि उसे बदला लेना था, और बदले के लिए उसके पास अपनी खुद की गैंग होना बहुत जरूरी था। और आखिरकार मानसिंह के सपोर्ट से फूलन ने फिर से अपनी एक नई गैंग तैयार कर ली। 7 महीनों तक अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके फूलन के सामने वो दिन आ ही गया था जब वो अपने साथ हुए उन 3 हफ्तों के जुर्म का बदला ले सकती थी। बात है साल 1981 की और दिन है वैलेंटाइंस डे का। एक बार इस गांव को देखो, ये है बेमई गांव और यही है वो कुआं जहां श्री राम और लाला राम ने फूलन से बिना कपड़ों के मटके में पानी भरवाया था। दिन के करीब 12 बजे फूलन की गैंग पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लेती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सारे लोग अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। आज ये लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि श्री राम और लाला राम अपनी गैंग के साथ बेमई गांव में एक शादी अटेंड करने आए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो फूलन पुलिस की ड्रेस पहने उसी कुएं के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। सबसे पहले उसने मेगाफोन पर चिल्लाकर अब्यूजिव लैंग्वेज में गांव वालों को श्री राम और लाला राम को उसके हवाले करने के लिए कहा। जब वो दोनों नहीं आए तो फूलन ने ऑर्डर दिया कि गांव में जितने भी आदमी हैं सबको बाहर लेकर आओ, लेकिन महिलाओं और बच्चों को कोई कुछ नहीं करेगा। इसके बाद फूलन की गैंग यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहली तो वो जो गांव को घेर कर खड़ी थी और पहरा दे रही थी, दूसरी घर घर में जाकर आदमियों को घसीट के बाहर लेकर आ रही थी, और तीसरी जो घरों से कीमती सामान और बर्तन चुरा रही थी। सारे आदमियों को बाहर लाया गया और एक एक करके सबसे श्री राम और लाला राम के बारे में पूछा गया। वहां मौजूद आदमियों में से 2 बंदे श्री राम और लाला राम की गैंग के ही निकलते, बट श्री राम और लाला राम उस समय बहमई गांव में मौजूद ही नहीं थे। बाकी लोगों ने कसम खाई कि उन दोनों के बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इस दिन फूलन देवी के सर पर खून सवार था। उसने 22 बंदों को एक लाइन में खड़ा किया और फिर से पूछा कि श्री राम और लाला राम कहाँ हैं, और जवाब ना मिलने पर सबको एक ही साथ गोली मरवा दी। टोटल 150 गोलियां चली और 22 के 22 लोगों की मौत हो गई। हालांकि एग्जैक्ट नंबर्स थोड़े अनक्लियर है। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि 20 लोग मरे और एक सर्वाइवर के मुताबिक वहां पर 26 लोग लाइन में खड़े हुए थे। ये हत्याकांड इतना भयानक था कि सरकार ही हिल गई, और उस टाइम उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह ने तो इस पूरे हत्याकांड की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रेजिग्नेशन तक दे दिया। फूलन के सिर पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया और यहीं से फूलन बैंडेड क्वीन के नाम से फेमस हो गई। अब फूलन देवी का नाम डाकुओं की दुनिया में सबसे बड़ा बन चुका था। इस कांड के बाद ठाकुर फूलन के और भी ज्यादा अगेंस्ट हो गए थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये बन गई थी कि कहीं ये पूरा मामला कास्ट वायलेंस में ना कन्वर्ट हो जाए। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के लिए सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट इशू बन गया था कि फूलन देवी को कैसे भी करके सरेंडर करवाना है। फूलन और उसकी गैंग लगातार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच घूमते रहते थे, इसीलिए दोनों स्टेट्स की पुलिस ने फूलन से सरेंडर करवाने की प्लानिंग शुरू कर दी। दोनों राज्यों की सरकारें चाहती थी कि बिना किसी खून खराबे के फूलन को शांति से सरेंडर के लिए तैयार किया जाए। उस समय मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने फूलन देवी के सरेंडर का जिम्मा भिंड डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड आईपीएस ऑफिसर राजेंद्र चतुर्वेदी को दिया। अब राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके सबसे पहले फूलन की मां और उसकी बहन को कॉन्टैक्ट किया। फिर साल 1982 5 दिसंबर की रात को राजेंद्र चतुर्वेदी की मुलाकात एक डाकू से होती है जो कि फूलन देवी की गैंग का ही मेंबर था, और वो डाकू राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन देवी से मिलवाने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद चंबल नदी के किनारे राजेंद्र चतुर्वेदी की मुलाकात मानसिंह से होती है जो कि फूलन देवी का राइट हैंड था। बहुत समझाने के बाद मानसिंह सरेंडर वाली बात करने के लिए राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन के पास ले गया। कैंप में पहुंचने के बाद फूलन देवी ने राजेंद्र चतुर्वेदी के पैर छुए और उनके पैरों पर 501 रुपए भी रखे, एक तरह की रिस्पेक्ट पे करने के लिए। लेकिन जैसे ही राजेंद्र चतुर्वेदी ने सरेंडर की बात छेड़ी, फूलन गुस्से में आ गई और वो जवाब में कहती है कि आपके कहने से मैं सरेंडर करूंगी क्या? मैं फूलन देवी हूँ, चाहूं तो इस वक्त आपको गोली मार सकती हूँ। अब इस पर मानसिंह बीच बचाव करता है और सिचुएशन को शांत करता है। बाद में फूलन थोड़ा नॉर्मल होती है और खुद राजेंद्र चतुर्वेदी के लिए खाना तक बनाती है। और फिर फूलन एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है कि क्या गारंटी है कि सरेंडर करते ही पुलिस मुझे गोली नहीं मारेगी। राजेंद्र चतुर्वेदी उसे भरोसा दिलाते हैं कि ये पूरा प्रोसेस मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह के अप्रूवल के साथ हो रहा है, और इस बात को प्रूफ करने के लिए वो ये तक कहते हैं कि अगर चाहो तो तुम्हारे किसी भी गैंग मेंबर को सीएम से मिलवा दिया जाएगा। और इसके बाद फाइनली फूलन मान जाती है।
लेकिन तभी यूपी पुलिस और एमपी पुलिस के बीच फूलन की गिरफ्तारी को लेकर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। बहमाई हत्याकांड की वजह से फूलन को लग रहा था कि अगर वो उत्तर प्रदेश गई तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो इसके लिए फूलन टोटल 6 डिमांड्स रखती हैं। डिमांड नंबर 1 कि वो मध्य प्रदेश में सरेंडर करेंगी। डिमांड नंबर 2 कि उनकी गाय और बकरी को भी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश लाया जाए। डिमांड नंबर 3 कि उनको एक ग्रेड जेल में रखा जाए। डिमांड नंबर 4 कि उनके भाई को सरकारी नौकरी दी जाए। डिमांड नंबर 5 कि उनके परिवार को जमीन दी जाए। और डिमांड नंबर 6 कि उन्हें या उनके गैंग के किसी भी मेंबर को फांसी की सजा ना दी जाए। इन डिमांड्स के चलते दोनों स्टेट्स की पुलिस के बीच टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपस में गोलीबारी तक की नौबत आ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुस्से में आकर मध्य प्रदेश पुलिस के 6 पुलिस वालों को गिरफ्तार तक कर लिया था और इस पूरे हंगामे के चलते सरेंडर का प्लान फेल हो गया एंड एवरीथिंग केम बैक टू जीरो। अब राजेंद्र चतुर्वेदी को फिर से फूलन को सरेंडर के लिए मनाना था और वो फिर से फूलन से मिलने पहुंचते। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं गए बल्कि अपनी बीवी और छोटे बच्चे को लेकर गए। उन्होंने अपने बच्चे को फूलन की गोद में रख दिया और फूलन को यकीन दिलाने के लिए कहा कि चाहे मेरा बच्चा गिरवी रख लो पर मेरी बात पर विश्वास करो। और इस बात पर फूलन का दिल पिघल जाता है। जैसे तैसे करके फूलन ने सरेंडर के लिए एग्री कर लिया। प्लस सरकार ने फूलन की डिमांड्स तो मान ही ली थी और भेमई कांड के एग्जैक्टली 2 साल बाद यानी कि 13 फरवरी 1983 को सरेंडर की डेट फिक्स की गई। जगह थी मध्य प्रदेश का ये भिंड जिला। फूलन तब तक इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि उनके सरेंडर को देखने के लिए ही 8,000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे, वो भी बिना किसी सोशल मीडिया की। ये सोचने वाली बात है। ये जो स्टेज आपको दिख रहा है यही वो जगह है जहां अभी कुछ ही देर में फूलन सरेंडर करने वाली थी। स्टेज पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह थे और साइड में मां दुर्गा और महात्मा गांधी की फोटोज रखी हुई थी। सभी फूलन के आने का इंतजार कर रहे थे और तभी एक जोरदार चांटे की आवाज आती है। ये चांटा फूलन देवी ने एक रिपोर्टर को मारा था जब उसने सरेंडर से पहले ही उनकी एक फोटो क्लिक कर ली थी। फूलन को पता था कि उनकी एक फोटो लाखों में बिकती है और फूलन ने अपने हिस्से के पैसे भी उस रिपोर्टर से मांगे। खैर स्टेज पर पहुंचकर फूलन अपनी बुलेट कार्ट्रिज की बेल्ट उतारती है और सीएम अर्जुन सिंह के पैरों में रख देती है। एक हार सीएम के गले में डालती है और दूसरा मां दुर्गा की तस्वीर पर चढ़ाती है। फूलन पर टोटल 22 हत्या, 23 डकैती और 18 अपहरण के केसेस चले। फूलन को 11 साल की जेल हुई और उन्हें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जेल में रखा गया। हालांकि 1994 का साल उनकी जिंदगी के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। उस समय मंडल कमीशन की पॉलिटिक्स काफी जोरों पर थी और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एक दिन सभी को चौंकाते हुए फूलन देवी पर लगे हुए सभी चार्जेस हटा दिए, जिसके बाद फूलन एक आजाद नागरिक की तरह रहने लगी। अब मुलायम सिंह यादव यही नहीं रुके, उन्होंने फूलन देवी के फेम का इस्तेमाल करके बैकवर्ड क्लासेस के वोट पाने के लिए उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। उसी साल फूलन देवी की जिंदगी पर बैंडेड क्वीन नाम की एक फिल्म भी बनी जिसे बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर शेखर कपूर ने बनाया था। इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी काफी प्रेज मिला था। लेकिन ये फिल्म फूलन देवी की परमिशन के बिना बनाई गई थी और उन्हें इसमें दिखाए गए काफी सारे सीनों से दिक्कत थी और इसीलिए उन्होंने इस फिल्म का काफी विरोध भी किया, जिसे लेकर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इसके बाद फूलन देवी अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए उम्मेद सिंह नाम के एक शख्स से शादी कर लेती है। शादी के कुछ महीनों बाद दोनों ने बुद्धिज्म को अपना लिया और खुशी खुशी रहने भी लगे थे। अब फूलन देवी को जेल से रिहा हुए वे करीब 2 साल बीत चुके थे और साल 1996 में देश में जनरल इलेक्शन होने वाले थे। ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से इलेक्शन में खड़ा कर दिया। अब इसको लेकर काफी हल्ला भी होता है कि एक डाकू को संसद में पहुंचाने का रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन ये फूलन देवी पर लोगों का भरोसा ही था कि उन्होंने इस इलेक्शन में शानदार जीत हासिल की। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है यही है उम्मेद सिंह, जिसने साल 1995 में फूलन देवी से शादी कर ली थी। साल 1996 में मिर्जापुर सीट से फूलन देवी सांसद बनी और 1999 में एक बार फिर से री इलेक्ट हुई और फिर आगे की कहानी तो आपको पता ही है। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी का पार्लियामेंट से अपने घर जाना, ग्रीन कलर की मारुति 800 में शूटर्स का फूलन देवी के घर के बाहर ही वेट करना और जैसे ही फूलन देवी अपने घर के गेट पर पहुंची तीनों ने उन पर गोलियां चला दी। शूटर्स ने तुरंत ही फायरिंग के बाद अपनी मारुति 800 में बैठकर ये अशोका रोड क्रॉस किया और पंडित पंत मार्ग आ गए। वहां पर वो अपनी गाड़ी छोड़ देते हैं और उस गाड़ी में उन्होंने अपनी मंकी कैप्स और 2 बंदूकें भी छोड़ दी और फिर वो गन पॉइंट पर एक ऑटो रोकते हैं और उसमें बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस कुछ ही देर बाद वो मारुति 800 कार तो बरामद कर लेती है जिसमें उन्हें 2 32 कैलिबर की रिवॉल्वर्स और मंकी कैप्स मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सब किसने किया और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्यों किया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चली रही होती है कि 27 जुलाई को एक आदमी पंकज उर्फ शेर सिंह राणा मीडिया के सामने आता है और फूलन देवी की हत्या की जिम्मेदारी लेकर खुद ही सरेंडर कर देता है। बेसिकली 1981 में फूलन देवी ने भेमई गांव में जो 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मारी थी उसका बदला लेने के लिए शेर सिंह राणा ने इस फूलन देवी हत्याकांड को अंजाम दिया था। साल 2014 में कोर्ट में शेर सिंह राणा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही यानी 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए।
अब ये बात भी सच है कि फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी ने एक वक्त पर राणा के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और कहा कि फूलन देवी के हस्बैंड उमेद सिंह भी फूलन देवी के इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने इन सब बातों को नहीं माना और शेर सिंह राणा को ही फूलन देवी हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मेरा नाम है अनुराग और मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड। जय हिंद।